लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और उसके कॉजेज, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर और बंगाल के बारे में। ठीक है, तो जो मुगल एम्पायर था, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मुगल एम्पायर था उसके कुछ सक्सेसर स्टेट्स थी, सक्सेसर मुगल्स थे, और कुछ रेपेलियन स्टेट्स थी, जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, और सक्सेसर मुगल्स में कुछ अर्स्टवाइल गवर्नर्स थे। अर्स्टवाइल गवर्नर्स मतलब कि जो फॉरनर पहले गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, इसमें जो है पहला हम देखते हैं निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क, यहाँ हम बोलते हैं इसको असफ जहाँ वन। ठीक है, जो कि पहले वज़ीर थे। वज़ीर थे किसके? मोहम्मद शाह। ठीक है, और बाद में इन्होंने क्या किया, ये बन गए किसके? नवाब बन गए थे। किसके? निज़ाम बन गए थे हैदराबाद के। हैदराबाद के बन गए थे निज़ाम। दूसरा हम बात करते हैं इनके बारे में, मुर्शिद कुली। मुर्शिद कुली कौन थे? मुर्शिद कुली को हम बोलते हैं, आल्सो ही इज नोन एज द मोहम्मद हडी। सॉरी, MOHD, मोहम्मद हडी, ये इन्हीं का नाम है। ये थे कौन? गवर्नर ऑफ बंगाल। फ्रॉम 1770 से 1727। ठीक है, और थर्ड हम बात करते हैं अवध की। ठीक है, जो कि अभी करंटली कहाँ है? यूपी में। ठीक है, ये भी क्या थी? सक्सेसर स्टेट थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो कि पहले जो फरुख सियार थे। फरुख सियार जो थे, जब पावर में कब आए थे? पावर में आए थे 1717 में। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी, इसको इन्होंने क्या किया, फरमान प्रोवाइड कर दिया। फरमान क्या था? टैक्स फ्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक फिक्स एनुअल पेमेंट देना है। ये क्या करते थे? दे आर permitted to carry on trade in Bengal, Bombay, Madras, free of custom duty after a fixed annual पेमेंट। ओके, अब जब उस टाइम पे जो बंगाल था ये काफ़ी रिच था, और इस टाइम पे जो फर्स्ट क्या थे? नवाब बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली। इन्होंने क्या किया, खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया। ठीक,
खुद को जब इन्होंने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया, क्या एज ए क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन बंगाल में इन्होंने ऑटोनोमस खुद को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। बट कम्प्लीटली ऑटोनोमस नहीं था, इन्होंने एसोसिएट रिलेशन थे अभी भी, सिंबॉलिक रिलेशनशिप थे मुगल एम्पायर के, क्योंकि जो वहाँ का जो कॉइन थे वो मुगल के ही चलते थे, मुगल एम्पायर के ही चलते थे। जो मुर्शीद कुली है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, खुद को ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी, किसकी, बंगाल की, इन 1717 में। बट सिंबॉलिक रिलेशनशिप था विद मुगल एम्पायर। क्यों? क्योंकि जो उधर के कॉइन्स थे वो स्टिल जो थे मुगल एम्पायर के नाम पे थे, ठीक है। मुर्शीद कुली जो थे ये मर गए कब, 1727 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1727 में इनकी डेथ होगी, और 1729 में अलीवर्दी खान जो कि मिलिट्री कमांडर थे, किसके, मुर्शीद कुली के, ठीक है। इनको पावर में लाया गया with the with the support of किसकी, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, स्पेशली कौन, स्पेशली जगत सेठ ब्रदर्स, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किया कि अलीवर्दी खान को पावर में ले आओ, ठीक है। बट जब इनकी अलीवर्दी खान जो थे, जब इनकी डेथ हुई, डेथ हुई 1756 में, जो कि एक नेचुरल डेथ थी। इसके बाद जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, कौन सा डिस्प्यूट, सक्सेशन डिस्प्यूट, की अब पावर में कौन आएगा। सक्सेशन डिस्प्यूट किसके बीच में स्टार्ट हुआ, डॉटर किसकी, अलीवर्दी खान की, डॉटर का नाम क्या था, GHASETI, गसेटी बेगम, और किसके बीच में, उसके ग्रैंडसन के बीच में। ग्रैंडसन का नाम क्या था, सिराजुद्दौला, और ये यंग था काफ़ी, अराउंड एज 20 के अराउंड, ठीक है। ये हम कुछ टाइमलाइन हम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल से, ठीक है। अब जो सिराजुद्दौला जो है ये जीत जाता है, ये जो है जीत जाता है डिस्प्यूट, और बन जाता है नवाब, ठीक है। इसके बाद जो है 1757 में क्या हो जाती है,
बैटल ऑफ प्लासी। और उसके बाद 1763 से 64 हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर विद followed by Treaty of इलाहाबाद जो कि 1765 में हुई थी। तो अभी तक हमने थोड़ा जिस्ट पढ़ा है कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई थी, कैसे उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा था। तो अभी हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि रीजंस क्या थे, क्यों एक्चुअल में ये बैटल्स हुई थी। ठीक है, तो जब 1717 में फरूक सियार ने दस्तक जो है ग्रांट्स किए, प्रोवाइड किए थे, दस्तक के राइट जो है दिए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। ठीक है, तो इसको अपोजिशन में मुर्शीद कुली ने बंगाल को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब उस टाइम पे जो बंगाल जो था ये बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा ऐसा कंप्लीट था। ठीक है, इसको ये जो दस्तक के राइट्स थे जो फरूख सियार ने प्रोवाइड किए थे EIC को, इसको अपोज किसने किया, पहले फर्स्ट टाइम किसने किया, मुर्शीद कुली ने, MURSHID मुर्शीद कुली के बाद आता है अली वर्दी खान। इसके बाद डिस्प्यूट जो है इसकी डॉटर गसेटी बेगम और उसका ग्रैंड सन कौन, सिराजुद्दौला ठीक है, इनके बीच में होता है। तो फाइनली नवाब कौन बनता है, सिराज। ठीक है, ये बन जाता है नवाब, और ये भी जो है अपोज में होता है दस्तक के। ठीक है, उस टाइम पे जो ये पेनिनसुलर इंडिया बनाते हैं, उस टाइम पे जो ये बंगाल एरिया है, ये जो एरिया है कंप्लीट, ठीक है, ये काफ़ी रिच था, रिच एंड प्रॉस्परस। ठीक है, और इस रीजन के जो इन्फ्लुएंशियल थे लोग कोर्ट में, कौन थे, मर्चेंट बैंकर्स, जैसे कि जगत सेठ ब्रदर्स, जो कि पॉलिसीज जो थी उनको इन्फ्लुएंस करते थे काफ़ी अपने फेवर में। ट्रेडिंग पॉलिसीज़ या कोई भी नई पॉलिसी बनानी हो उसके फेवर में करते थे। इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग पॉलिसीज़ में पॉलिसीज़ रिगार्डिंग ट्रेड। ठीक है, अब ये जो थे ट्रेड करते थे थ्रू दो ही तरीके थे, या तो लैंड के थ्रू करेंगे या तो सी के थ्रू। ठीक है, अब लैंड के थ्रू जो था, जब भी ट्रांसपोर्ट करते थे तो वहाँ पे काफ़ी लूट अटैक वगैरह होते रहते थे। तो ये क्या करते थे, बाई सी रूट जो है ट्रेड करते थे, किनके साथ ट्रेड करते थे, विद यूरोपियंस। ठीक, अब
जब ये जो जगत मर्चेंट बैंकर्स थे, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ वर्किंग में भी हेल्प करते थे। किसकी? स्मूथ वर्किंग में हेल्प करते थे। कैसे? ठीक है, जैसे उस टाइम पे छोटी छोटी जागीर्स थी, और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन? जागीरदार। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया उधर के नवाब ने? नवाब कौन? मुर्शिद कुली। इसने छोटी छोटी जागीर को एक बड़ी जागीर में कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने क्या किया, ज़्यादा जागीर की जगह कुछ फ्यू जागीर्स रखे, जागीरदार्स, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और किंग को देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि पूरा रेवेन्यू जो है कलेक्ट नहीं होता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जाते थे मर्चेंट बैंकर्स के पास, जैसे जगत सेठ ब्रदर्स, और उनसे लोन ले लेते थे। ठीक है, ये इनको वापस लोन दे देते थे। ठीक है, और ये किंग को टाइम पे जो है पैसा दे देते थे, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे जो है स्मूथ फंक्शनिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये इनका काफ़ी रोल था। और जो मर्चेंट बैंकर्स है जैसे जगत सेठ, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे अपने कोर्ट में। ठीक है, अब जब, और इन्हीं की वजह से जो है मुर्शिद कुली का जब उनकी डेथ होगी, इन्हीं की वजह से जो है अलीवर्दी खान को भी इन्होंने पावर में लाया था। ठीक है, को लाया पावर में, लेकिन इनकी डेथ के बाद जब नवाब बना कौन? सिराज उद दौला। तो वो यंग नवाब बोलते हैं हम उसको। ठीक है, पहले तो वो इनएक्सपीरियंस था। ठीक है, ठीक, और जो पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स जो थे, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश जो है वो फोर्ट को फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फोर्टिफाई किया इन्होंने। फोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, उन्होंने दे ट्राइड टू कंट्रोल्ड टू कंट्रोल द नवाब। ठीक है, बट इसकी वजह से जो है, जो रिलेशन था बिटवीन मर्चेंट बैंकर एंड नवाब, जो है कौन? सिराज, वो काफ़ी ख़राब हो गया। ठीक है, अब जगत सेठ ब्रदर जो है मर्चेंट बैंकर कौन? जगत सेठ ब्रदर्स। और उसी टाइम पे जो है यूरोपियंस वर्सेस ब्रिटिश भी चल रहा है।
दोनों अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ट्रेड की, मोनोपोली चाहिए ट्रेड की, किसमें, बंगाल में, ठीक है। बट ये हो कैसे, क्योंकि वहाँ पे नवाब तो मर्चेंट बैंकर की जगह सेठ की ब्रदर की बात तो मान नहीं रहा, ठीक है। तो ये इसकी डिमांड, जो ये डिमांड कर रहे हैं वो नहीं मान रहा, ठीक है। तो 1757 में जो ये ब्रिटिश ने ये फोर्टिफाई कर रहे हैं, अपना जो फोर्ट फोर्टिफाई किया उन्होंने, ठीक है, वो जो है इमीडिएट कॉज बन गया, इमीडिएट कॉज था, जिससे लगा कि ब्रिटिश जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं किसकी अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ नवाब की, ठीक है। दूसरा एक और कॉज की, जो फ्यूजिटिव्स थे इसके, नवाब के, उनको जो है रिफ्यूज कौन दे रहा था, रिफ्यूज 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 दे रहा था कौन, रिफ्यूज गिवन बाय ब्रिटिश। तो नवाब ने सोचा कि ब्रिटिश जो है वो, was thought that British are challenging the authority of नवाब, ठीक है। तो नवाब ने क्या किया, नवाब ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया, और वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको कैद कर लिया, ठीक है, और उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको वर imprisoned in a small room, ठीक है। तो इससे रिजल्टेड इनटू their death due to suffocation, ड्यू टू सफोकेशन से वो मर गए। अराउंड बोला जाता है कि 123 आउट ऑफ 146 जो है मर गए थे, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या हुआ, इसका आउटकम ये हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो उस टाइम पे साउदर्न इंडिया में था, उसने मार्च कर दिया, मार्च टूवर्ड्स बंगाल, ठीक। प्लस जो मर्चेंट बैंकर थे, कौन, जगत सेठ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो मिल गए किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, एक्चुअली जो जगह से ब्रदर था, इसने क्या किया, कन्विंस किया किसको, मीर जाफर को, ठीक है। मीर जाफर कौन था, मिलिट्री कमांडर था,
मिलिट्री कमांडर ऑफ नवाब। ठीक है, इन्होंने अपने साइड कर लिया इसको। और जब वो आया, जब ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पहुँचे, ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है वो हार गया। सिराजुद्दौला वाज easily defeated, ठीक है, and forced to surrender, उसको सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मीर जाफर था, जो पहले मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, मीर जाफर को बना दिया गया क्या, न्यू नवाब। ठीक है, इसको बना दिया न्यू नवाब। और बैटल को, जो ये बैटल थी प्लासी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो कि 1757 में हुई थी। ठीक है, रीज़न क्या था, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, और बैटल, इसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी। अब इसके बाद कौन सी नवाब बना दिया इसको, और ट्रीटी कौन सी साइन हुई, प्लासी प्लंडर। प्लासी प्लंडर में क्या क्या प्रोविजन है वो हम देखते हैं आगे। जो थी प्लासी प्लंडर, ठीक है, इसमें पहली चीज़ ये थी कि ट्रेडिंग, जो सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स थे, ठीक है, वो दे दिए किसको, ब्रिटिश को। दूसरा था कि 24 परगान्स यूनिट्स है लैंड का, ठीक है, वो दिए गए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तीसरा 2.2 करोड़ रुपीस दिए गए, क्यों, क्योंकि वॉर में जो खर्चा हुआ। वॉर इंडेमनिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इस प्लासी या प्लंडर से हुआ क्या, ह्यूज इकोनॉमिक बूस्ट मिला, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दूसरा ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, और ट्रेड की मोनोपोली भी मिल गई। ठीक है, फ्रेंच जो थे उनको ट्रेडिंग राइट्स डिनाई करने पड़े, टू बी डिनाइड ट्रेडिंग राइट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो था, जो न्यू नवाब था, जो नया नवाब था, कौन, मीर जाफर। ट्रीटी ऑफ प्लंडर के बाद, उसके बाद तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं करूँगा इसके साथ कंप्लाई, क्योंकि अगर इतना पैसा दे दिया तो उसके बाद बचेगा क्या। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया कि मैं ये रिफ्यूज़ कर दूंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसी को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मीर जाफर जो था रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। मीर कासिम कौन था, सन इन लॉ था, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, क्या था, इसका सन इन लॉ था। अब इससे पहले कि ये ओवरथ्रो हो, उसने क्या किया कि अवध में, ठीक है, उसने कन्विंस किया कि यार एक काम करते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सो ही ट्राइज टू
कन्विंस किसको, इन अवध, किसको कन्विंस करना है, शुजा-उद-दौला, जो था कजन ऑफ सिराज-उद-दौला। ठीक है, पहले तो इसने इसको कन्विंस किया कि इसको कन्विंस करते हैं और मुगल एम्परर, ही इधर रेफर कर रहे हैं हम मीर कासिम को, कि उसको रिप्लेस ना कर दें। उससे पहले मीर कासिम ने क्या किया, कन्विंस किया अवध में शुजा-उद-दौला को, और मुगल एम्परर कौन, शाह आलम सेकंड। ठीक है, कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाई, ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन थे, पहला नंबर पे शाह आलम सेकंड, दूसरे नंबर पे शुजा-उद-दौला, तीसरे नंबर पे मीर कासिम। ठीक है, इन तीनों को मिलकर बनाई इन्होंने ग्रैंड अलायंस। अब ये जो ग्रैंड अलायंस थी अगेंस्ट ब्रिटिश बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी वजह से जो हुआ, ग्रैंड अलायंस वर्सेस कौन, ब्रिटिश। तो बैटल कौन सी हुई, बैटल हुई किसकी, बक्सर की। और कौन सी टाइम में, 1764 में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हो गई। अब बैटल ऑफ बक्सर में हुआ कौन, जीता कौन। बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिश की तरफ से था वो था कौन, हेक्टर मुनरोय। ठीक है, इसने हरा दिया, डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेस। ठीक है, कंबाइंड फोर्सेस किसकी, अवध की। कौन था उधर, शुजा-उद-दौला प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कौन जीता, ब्रिटिश जीते, ब्रिटिश विंस दी बैटल। और इन्होंने इम्पोज की क्या, इम्पोज्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, 1765 में। ठीक है, जो ये थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये किस किसके साथ हुई, ये हुई अवध के साथ और शाह आलम सेकंड के साथ। ठीक है, अवध में क्या हुआ, अवध को देना पड़ा वार कंपनसेशन, और दूसरा टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे बंगाल। बंगाल में क्या हुआ, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स थे वो मिल गए इनको। ठीक है, दूसरा कि अब एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसको
पोस्ट किया जाएगा। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। ठीक है, और उसका सारा एक्सपेंसेस जो है यही देंगे। ठीक है, क्यों किया जाएगा? कि ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो है उनका ब्रिटिश का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहे। किस पे? कोर्ट पे, कोर्ट ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हो गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब हम देखते हैं कि कॉजेज क्या थे। कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यंग नवाब जो था, ठीक है, उसकी असर्टिव पॉलिसीज। ठीक है, उन्होंने अपने इसकी वजह से जो असर्टिव पॉलिसीज थी उसकी वजह से अपने कोर्ट में जो मर्चेंट बैंकर्स थे वो काफ़ी उससे डिसइंटीग्रेट हो गए थे। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं कि भाई यही बिटर डिस्प्यूट था किसके बीच में? मर्चेंट बैंकर्स एंड नवाब। तीसरा, अब इस डिस्प्यूट की वजह से जो है ब्रिटिश टुक द एडवांटेज ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या था कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ठीक है, पांचवा, जो मर्चेंट बैंकर्स थे, ठीक है, उनको लगता था कि अब क्या बोलते हैं, यंग नवाब है, ठीक है, ये इसे थ्रेट फील करते थे, फेल्ट थ्रेटन्ड बाय नवाब। ठीक है, दूसरा है कि इसका जो ये बैटल्स हुई इसका सिग्निफिकेंस क्या मिला? पहला सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल बूस्ट मिला किसको? ब्रिटिश को। ठीक है, दूसरा रेज्ड ब्रिटिश प्रेस्टीज। ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल बूस्ट मिला है इसकी तरफ से, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? रेज्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी। इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, फ्रेंच वर थ्रोन आउट। ठीक है, तो ये सब क्या थे? इसके सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, और कुछ रहता है इसमें? और कुछ नहीं, इतना ही है इसमें। सिग्निफिकेंस आ गए, कॉजेज आ गए। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये हम करते हैं ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉरी, हैदराबाद एंड एंग्लो कर्नाटिक wars. Thank you.